नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। और जो अभी हम करंटली टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका आज दूसरा दिन है। तो जो अभी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो इस चीज़ को देख लीजिए कि हमारा जो है रीनल और यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं फॉर स्ट्रीमलाइनिंग और साथ साथ चलने के लिए। और अभी जो चल रहा है करंटली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज दूसरी क्लास है। आई होप आज आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था आप थोड़ा थ्योरी देख लीजिए ताकि आप एमसीक्यूज समझने में आपको इजी हो। और जो मैं अभी क्विज डाल रही हूँ उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं बच्चे, इसका मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट कीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जो नए बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आर सीन इन पेशेंट विद प्लूरिसी। प्लूरिसी में कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग कॉजिंग पेन। B, decrease of absence of inflammation. C, increase pulmonary vascular resistance. And D, increase pulmonary arterial resistance. ये जो pulmonary vascular resistance है, pulmonary arterial resistance है, ये जनरली कोई कार्डियक कंडीशन एसोसिएटेड होती है उनके साथ होता है। प्लूरिसी में क्या है कि जब ये लंग्स की दो लेयर्स होती है ना, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम विसरल प्लूरा, और जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। अब यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जब लंग की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये दोनों लेयर आपस में रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से शार्प स्टैबिंग पेन जो है इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। यहाँ पे ना नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो जब ये इन्फ्लामेशन होती है प्लूरल मेम्ब्रेन्स की, तो ये नर्व एंडिंग क्या है, दबती हैं। और कोई भी पेन जब रिजल्ट होता है वो क्यों रिजल्ट होता है कि जब नर्व एंडिंग सप्रेस होती है, जिसकी वजह से जो है पेन रिजल्ट होता है। और ये जो पेन भी होता है ना, ये बहुत ही शार्प स्टैबिंग पेन जो है यहाँ पे कॉज होता है। प्लूरेसी में बहुत शार्प पेन होता है क्योंकि नर्व एंडिंग सीधी दब रही है। तो यहाँ ए करेक्ट आंसर रहेगा इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग कॉजिंग पेन। डिक्रीज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फ्लामेशन, डिक्रीज नहीं होती है, इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से पेन होता है। ये पल्मोनरी वेस्कुलर और पल्मोनरी आर्टेरियल रेजिस्टेंस, ये जनरली कोई लंग डिजीज इंटरनल कुछ प्रेजेंट है या फिर कार्डियक कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से यहाँ पे अराइज होता है। तो प्लूरेसी में ये नहीं होता है, प्लूरेसी में ये होता है। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लैरेंजेक्टमी शुड प्लान फॉर। लैरेंजेक्टमी का क्या मतलब है? जहां एक्टमी वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है रिमूवल, और जहां लैरेंक्स आगे आ गया है तो इसका मतलब क्या है, लैरेंक्स का रिमूवल। लैरेंक्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है, और लैरेंक्स ही वो है जहां जिसकी वाइब्रेशन होने से हमारी आवाज निकलती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। अब जब पेशेंट की टोटल लैरेंजेक्टमी हो जाएगी, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर है लैरेंक्स? ये अगर हम बात करें कि ये अगर फेरेंक्स है, ये माउथ है, ठीक है, माउथ से आगे फेरेंक्स जा रहा है, और फेरेंक्स के बाद सीधा ये इसोफेगस की तरफ जा रहा है। ये तो इसोफेगस जाएगा हमारा स्टमक में, ये हो गया हमारा जीआई सिस्टम पूरा। और इसके पैरेलल एक ट्यूब रन करती है, ठीक है, जिसके ऊपर होता है लैरेंक्स। लैरेंक्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसके वाइब्रेशन होने से वॉइस प्रोड्यूस होती है। और नीचे होता है ट्रैकिया, और उसके नीचे होते हैं लंग्स। ठीक है, तो ये जो है इधर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस, जो कि जब हम बोलते हैं जब खुल जाता है, अदरवाइज वो बंद रहता है, फ्लैप रहता है, कवर्ड रहता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि टोटल लैरेंजेक्टमी होने वाली है, तो कौन सी चीज पेशेंट को नर्सिंग केयरिंग होगी। अगर किसी की आवाज एकदम से चली जाए तो वो बहुत ही ज्यादा, जिसकी नहीं है वो इतना नहीं करेगा, लेकिन कोई अभी तक बोल रहा था और एकदम से उसका वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया है, तो उस पेशेंट को क्या होगा, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की रहेगी, क्योंकि वो अपने भाव नहीं व्यक्त कर पाएगा, अपनी जरूरतें नहीं बता पाएगा। तो सबसे ज्यादा मेजर चीज उसमें जो रहेगी वो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर रहेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को पहले से ही अल्टरनेट कम्युनिकेशन मेथड सिखाते हैं। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल स्पीच, या हम बोलते हैं
ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच करके, ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच या इलेक्ट्रिक लैरिंक्स, ये मैं अभी समझा देती हूँ आपको। आगे आने वाले क्वेश्चन जो है आप पॉज करके आंसर करेंगे, देखते हैं आप कितना आंसर कर पाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आप समझिए बात। इसोफेजियल स्पीच जो होती है ना, पेशेंट को सिखाते हैं इसमें कि जो है एब्डोमेन से अच्छी अमाउंट में एयर ले लेनी है, अंदर इनहेल करनी है और फिर धीरे धीरे उस एयर को बाहर निकालना है। मतलब एक प्रॉपर टेक्निक होती है जहां ईसोफेगस की जो मसल्स है ना, जब उनके मोशन होता है, उनमें वाइब्रेशन होता है, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये साउंड यहाँ ट्रैकियल लैरिंक्स से नहीं होगी, ये यहाँ पे ईसोफेगस से होगी। और हवा अच्छे अमाउंट में इनहेल करके और फिर उस हवा को मैनिपुलेट करना पेशेंट को सिखाते हैं ताकि वो वर्ड्स बोल पाए। तो ये होता है हमारा इसोफेजियल स्पीच, जो कि लैरिंजेक्टमी के बाद सिखाई जाती है। ट्रैकियो इसोफेजियल स्पीच में होती है कि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एक ओपनिंग बना दी जाती है ताकि एयर जो है वो ट्रैकिया से इसोफेगस की तरफ आ जाए और इसोफेगस की फिर मसल्स की मूवमेंट से ये स्पीच प्रोड्यूस हो। तीसरा होता है इलेक्ट्रा लैरिंक्स की। इलेक्ट्रिक एक डिवाइस होता है जो लैरिंक्स की तरह यूज करते हैं, वो इंटरनली भी इम्प्लांट होता है, कई बार एक्सटर्नली। कई पेशेंट्स को आपने देखा है या पता नहीं कि पेशेंट ना गले में लटका के घूमते हैं लैरिंक्स, उसको फिर है ना, जब उसको उनको बोलना होता है तो यहाँ पे रखते हैं और फिर वो बोलने की कोशिश करते हैं, उसको इलेक्ट्रा लैरिंक्स बोलते हैं। उससे भी जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे डिवाइसेस हैं कि लैरिंजेक्टमी के बाद इन तरीकों का यूज करते हुए पेशेंट को हम बोलना सिखाते, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन नहीं देना है पेशेंट को। कौन सी पोजीशन देना है, या तो फाउलर पोजीशन देते हैं या फिर अगर इमीडिएट सर्जरी के बाद आ रहा है तो उसको रिकवरी पोजीशन, जिसको हम लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, ताकि सिक्रीशंस रूल आउट हो जाए। देन कीपिंग ट्रैकियोस्टमी कफ फुली इन्फ्लेटेड, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड एंड ओरल फीड्स एट इंटरवल। बाकी चीज़ भी प्रायोरिटी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड रहेगी। ये सोचते हुए कि पेशेंट को कोई मेजर चीज़ चली गई है, बोलने की शक्ति चली गई है, तो सबसे ज़्यादा उसको कम्युनिकेशन की नीड होगी, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a client is 3-day post-partial laryngectomy. Which type of nutrition should the nurse offer the patient? एक पेशेंट है जिसकी पोस्ट पार्शियल, मतलब पूरा लैरिंग्स नहीं निकाला है, कुछ पार्ट लैरिंग्स का निकाल दिया गया है, तो उसको कौन सी टाइप का न्यूट्रिशन देंगे? ए TPN, बी सॉफ्ट रेगुलर डाइट, सी पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड डी क्लियर लिक्विड डाइट। अब जैसे कि 3rd डे हो गया है तो इस टाइम तक जो है नॉर्मल डाइट की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले हम हो सकता है कि लिक्विड डाइट रखें, लेकिन अभी 3rd डे पे हम स्टार्ट कर देते हैं कौन सा, सॉफ्ट रेगुलर डाइट के साथ, ताकि पेशेंट को जो है ज़्यादा टाइम ना हो, उसकी जो मसल्स है, च्यूइंग कैपेसिटी है, उन सारों की जो है आदत बरकरार रहे खाना खाने की। तो इतने टाइम तक हम जनरली इस डाइट पे स्विच कर देते हैं और उसके बाद हम सिंपल जो है नॉर्मल डाइट की तरह स्विच करते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिक साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब है कि सोते सोते कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ट्रैकिया में है, ट्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी रीजन है जिस, या फेरेंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से बीच बीच में ना पेशेंट्स को एपनियाटिक एपिसोड्स होते हैं, वो पता नहीं लगता है उनको। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में जिनमें स्नोरिंग, जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, ठीक है, ए राइट आंसर रहेगा, जो बहुत ज़्यादा स्नोर करते हैं ना, उनमें ये जनरली कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि सोते सोते बीच में एपनियाटिक एपिसोड्स भी होते हैं उन लोगों में, पता नहीं लगता है उनको जनरली। और ये एपनिया जो है लगातार जागने से, एपनियाटिक एपिसोड से ये लोग हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं, और इन लोगों में जो है डे टाइम स्लीप ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रात को ये सो नहीं पाते, इनको एपनियाटिक एपिसोड के कारण डिस्ट्रप्टिव नींद होती है, प्लस जो है इनको वीकनेस, लिथार्जी, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो सबसे क्लासिक साइन होता है वो स्नोरिंग होता है। हाइपरसोमनिया भी होता है कि ज़्यादा नींद आना दिन में, लेकिन क्लासिक साइन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, दैट इज स्नोरिंग ए। नेक्स्ट इज levofloxacin 750 mg IVBP is prescribed for a client with pneumonia. The dose is available in 150 ml of 5% dextrose and is to be infused over 90 minutes. The administration set has a drop factor of 15 drops per ml. How many drops per minute should the nurse regulate the IVBP to infuse? यहाँ पे हमें फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वॉल्यूम इन ml
इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि 150 ml मतलब 750 mg जो है वो 150 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज वो वही है। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम हो गया है 150 और ड्रॉप फैक्टर हो गया हमारा 15 और टाइम इन मिनट्स हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखी 25 GTT पर मिनट जो है फ्लो रेट रहेगा ए। नेक्स्ट, विच नर्सिंग एक्शन विल लिमिट हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग अ क्लाइंट विद एयरवे। एयरवे सक्शनिंग की बात हो रही है कि जब हम सक्शन करते हैं कि तो क्या चीज ऐसी है जो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करती है। अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड, लिमिट सक्शनिंग विद कैथेटर टू हाफ अ मिनट, lubricate the catheter before insertion and use a sterile suction catheter for each suctioning period। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की रिडक्शन। अब क्या है, यहाँ आंसर होगा ए, आंसर ए होगा कि हमें सक्शन कब अप्लाई करना है। अगर किसी ने सक्शन कैथेटर देखा होगा तो जब हम इंसर्ट करते हैं हमें प्रेशर उसमें लगाना पड़ता है। कई बार हम पिंच करते हुए उसको इंसर्ट करते हैं और कई बार जब हम इंसर्ट करने के बाद उसको पिंच करते हैं। तो यहाँ पे या किसी भी पेशेंट में जब हम सक्शनिंग करते हैं ना तो हमें कैथेटर विदाउट पिंचिंग विदाउट प्रेशर मेंटेनिंग जो है डालना है और उसके बाद पिंच करते हुए उसको रोटेटरी मोशन में निकालना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि अगर हम उसको पिंच करके ही डालेंगे तो उसमें अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ है, तो जब डालेंगे तो वो इधर उधर जो है लेयर्स म्यूकोजल लेयर पे चिपकेगा और उसके ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया। तो अगर ये सक्शन कैथेटर है तो इसको हम सीधा डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पिंच करेंगे, प्रेशर मेंटेन करेंगे जब हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डालते हुए सक्शन कैथेटर को हमें प्रेशर नहीं बनाना है, तो सक्शन हमें सिर्फ तब अप्लाई करना है जब हम कैथेटर को बाहर निकाल रहे हैं। कारण यही है कि अगर कैथेटर को अंदर डालते हुए भी हम सक्शन अप्लाई करेंगे तो वो साइड के टिश्यूज से सारी ऑक्सीजन खींच लेगा। लिमिट सक्शनिंग टाइम विद कैथेटर टू हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें 10 सेकेंड से 15 सेकेंड ही जो है यूज करना होता है सक्शनिंग। देन लुब्रिकेट द कैथेटर, लुब्रिकेट करते हैं लेकिन ये हाइपोक्सिया में रोल नहीं प्ले करता है। यूज अ स्टेराइल कैथेटर फॉर ईच सक्शनिंग एपिसोड, ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा ना कि हाइपोक्सिया को, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse assesses the several client have low oxygen saturation level, which client would benefit the most from receiving oxygen via nasal cannula। नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देने के लिए कौन से क्लाइंट इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए, हैज अ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी, रिसीव्स मैनी विजिटर्स व्हाइल सिटिंग इन अ चेयर, सी, हैविंग अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड डी, एग्जिबिट ड्राई ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर माउथ ब्रीदिंग। यहाँ पे हमें नेजल कैनुला जनरली उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो थोड़े मोबाइल होते हैं या फिर जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नेजल कैनुला से देने का कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि नोज ब्लॉक होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। रिसीव्स मैनी विजिटर वाइल सिटिंग इन अ चेयर, इनको हम दे सकते हैं क्योंकि विजिटर्स भी आ रहे हैं, ये बात भी आराम से कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी नेजल कैनुला से मिल सकती है। जबकि अगर हम इनको मास्क से ऑक्सीजन देंगे तो मास्क इम्पीड करेगा, मास्क से जो है वो टॉकिंग वाली बात उसकी नहीं हो पाएगी, पेशेंट हटा देगा या जो भी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल पाएगी। तो नेजल कैनुला इनमें सबसे बेटर रहता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में यहाँ पे इस चीज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे ऑक्सीजन देने का। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम माउथ ब्रीदिंग, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ ब्रीदिंग के केस में जो है इसका क्या मतलब है कि हो सकता है नेजल ब्लॉकेज हो, तो उस केस में तो हमें बिल्कुल भी क्या नहीं देना है, नेजल प्रोंग्स से नहीं देना है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, a nurse reposition a client who is diagnosed with emphysema to facilitate breathing, which position facilitate maximum air exchange। मैंने बताया था आपको एम्फाइसीमा क्या होता है, सीओपीडी का सब टाइप है। ठीक है, सीओपीडी में दो टर्म होती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर हम सीओपीडी की बात करें तो सीओपीडी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का क्या मतलब होता है कि जो हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है ना, जो हमारी एल्वियोलाई है वो अच्छे से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जब उनकी वॉल रप्चर हो जाती है तो उनका जो है इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और ऐसे केस में इनको बोलते हैं हम एम्फाइसीमा, जहाँ पे
उसकी वॉल पूरी टूट गई है, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लूज हो गई, वो एक ढीला ढाला स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, और क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जहाँ एल्वियोलाई होती है वहाँ पे स्टेथ रखेंगे ना, तो वहाँ ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देंगे, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी चीजें इनमें होती हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो ये एल्वियोलाई की एयर होती है ना, जब इनकी इलास्टिसिटी खो जाती है तो ये बाहर की तरफ लीक हो जाती है, और ये छोटे छोटे ना ऐसे बुलबुले जैसे बन जाते हैं, ठीक है, जिनको हम ब्लैब्स बोलते हैं। और ये ब्लैब अगर रप्चर हो रहे हैं तो ये आगे जाके पूरे लंग में एयर फैला देते हैं, जिसको न्यूमोथोरैक्स हम बोलते हैं, ठीक है, ये कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ इस एक एम्फाइसीमा से इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। एम्फाइसीमा में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन देनी है ताकि मैक्सिमम एयर एक्सचेंज हो जाए, सुपाइन, ऑर्थोपनिक, लो फाउलर, सेमी फाउलर। यहाँ पे ऑर्थोपनिक पोजीशन देनी है, मतलब सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है। सिटिंग पोजीशन में बिठाने का क्या पर्पज है कि ताकि मैक्सिमम चेस्ट कैविटी को क्या है, मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाए चेस्ट कैविटी, इसलिए सिटिंग पोजीशन देते हैं, क्योंकि इन सारी पोजीशंस में जो सबसे स्ट्रेट बात है वो सिटिंग पोजीशन ही है। तो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी इस पोजीशन में हो सकता है, बी। Next, a client is admitted with suspected atelectasis. Which clinical manifestation does the nurse expect to identify when assessing the client? मैंने पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, आंसर करेंगे, और फिर आप देखिए कि आप ठीक आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेशेंट है जिसको एटिलेक्टेसिस सस्पेक्टेड है, तो कौन सी चीज़ नर्स को यहाँ पे मिलेगी? स्लो डीप रेस्पिरेशन, ड्राई ओरल नॉर्मल ओरल टेम्परेचर, ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि ब्रेथ साउंड्स कैसी होंगे, डिमिनिश्ड सुनाई देंगी, स्लो डीप रेस्पिरेशन नहीं होगा, यहाँ पे जो है थोड़ा रैपिड और शैलो रेस्पिरेशन होता है, ताकि क्यों होता है, क्योंकि एयर नहीं मिल पा रही है ढंग से, उस एयर की कमी को पूरा करने के लिए रैपिड और थोड़ा गहरा रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर नहीं होता है, इनमें जो है हाइपरथर्मिया इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है। और ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ नहीं होती, प्रोडक्टिव कफ होती है, मॉइस्ट कफ होती है, क्योंकि सारा म्यूकस जो है वो जम जाता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। A client is shot in a chest during a hold up and transported to the hospital via ambulance. In the emergency department, chest tube are inserted, one in the second intercostal space and one at the base of the lung. What does the nurse expect the tube in the second intercostal space to accomplish? कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब लगाई है। चेस्ट ट्यूब जनरली क्यों लगाई जाती है? ये देखिए, अगर मैं चेस्ट ट्यूब की बात करूं तो चेस्ट ट्यूब किस में लगाई जाती है? हीमोथोरैक्स, या तो लंग्स में कोई ब्लड भर गया है, या लंग्स में न्यूमोथोरैक्स हो गया है, एयर भर गई है, या फिर लंग्स में क्या हो गया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हीमोन्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो ये इन सारी कंडीशन में चेस्ट ट्यूब डाली जाती हैं। एक चेस्ट ट्यूब डाली जाती है अगर लंग्स की बात करें तो, एक चेस्ट ट्यूब जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाली जाती है, और एक जो है नीचे 5th to 6th इंटरकोस्टल स्पेस में डाली जाती है। क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई फ्लूइड होगा तो फ्लूइड तो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तो फ्लूइड को तो ये निकाल देगी ये वाली चेस्ट ट्यूब, क्योंकि फ्लूइड तो क्या है, ग्रेविटी के पुल से हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, और जो एयर होती है वो क्या है, ऊपर की तरफ उठती है, वो नीचे नहीं सेटल डाउन होती, तो जो एयर ऊपर उठेगी उसको ये वाली ट्यूब निकाल देगी। तो इसीलिए जो है सेकेंड और 5th 6th इंटरकोस्टल स्पेस में इसलिए डाला जाता है। यहाँ पे 3 बोटल्स होती हैं जनरली वाटर सील में। जो एक बोतल होती है ना, उसमें तो सारा ड्रेनेज आता है, जो भी ड्रेन कर रहा है, ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, वो सारा ड्रेन आता है। दूसरी चेस्ट जो होती है उसमें वाटर भरा रहता है, ठीक है, और उसमें एक वेंट होता है, और यहाँ पे जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो इसका लेवल घटता बढ़ता रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टाइडलिंग। अगर चेस्ट ट्यूब है और टाइडलिंग नहीं हो रही है तो ये एक सही बात नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि या तो वहाँ पे कोई किंक है या वो ऑक्लूड हो गई है, तो उस चीज़ को रूल आउट करना होता है। एक
तीसरा होता है जो कि यहाँ सक्शन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि इनको पुल करने के लिए, लंग से बाहर खींचने के लिए थोड़ा बहुत सक्शन प्रेशर भी मेंटेन करना होता है, और ये सक्शन लगता है -20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसका प्रेशर रहता है। तो ये सक्शन जो है कंटिन्यूस चलता रहता है, और जो लंग से ड्रेन हो रहा है वो इसमें ड्रेन हो रहा है, जो एयर आ रही है ना वो इसमें आ रही है, और वाटर का पर्पस होता है कि जो एयर आ रही है ना उसको ट्रैप कर लेता है, उसको जाने नहीं देता। तो इसीलिए जो है यहाँ पे इसकी टाइडलिंग होती रहती है। जब हम इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये बहुत जरूरी एक बात है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो टाइडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे इसका सक्शन से जुड़ी हुई होती है ये प्रेशर। यहाँ पे बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर बबल्स का मतलब क्या है कि एयर लीक हो रही है कोई, जिसकी वजह से क्या है बबल आ रहे हैं, तो वो एयर लीक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो एयर आ रही है वो तो इसको यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, लेकिन अगर लीकिंग है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बबलिंग होगी जो कि इंडिकेट कर रही है लीकिंग, और उस टाइम पे हमें फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होगा। तो इन सारी चीज़ों का जो है हमें ध्यान रखना होगा यहाँ पे। तो ये देखिए आप क्वेश्चन, कि यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की थी, एक सेकंड इंटरकोस्टल में, एक जो है बेस ऑफ द लंग 5th 6th में। तो सेकंड वाली का क्या काम है, तो मैंने अभी आपको सारा समझाया। आप खुद भी आंसर करके देख सकते हैं। ए, रिमूव द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरप्लूरल स्पेस, ड्रेन सेरोसिग्नस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरप्लूरल कंपार्टमेंट, परमिट द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लूरा, एंड प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इन द प्लूरल स्पेस। मेडिकेशन इंस्टॉल करने के लिए सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में नहीं डालते हैं, नीचे डालते हैं। तो यहाँ पे जो है, और जो चेस्ट ट्यूब होती हैं उससे मेडिकेशन इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ यही ऑप्शन रहेगा। सेरोसैंगनस फ्लूइड तो क्या है, नीचे वाली ट्यूब से ड्रेन होगा, हवा ऊपर उठती है तो ऊपर इसके लिए ट्यूब डाली है हमने, ए राइट आंसर होगा। Next, how should the nurse monitor for the complication of subcutaneous emphysema after the insertion of chest tube? चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करने से सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो सकता है। सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा का मतलब है कि जो हमारी स्किन प्रेजेंट है, स्किन के नीचे जो है एयर जो है वो जमा हो सकती है, उसको हम एक चेस्ट ट्यूब की कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। जनरली जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है उसके नीचे एयर भर जाती है कहीं कहीं पे, जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा फॉलोड बाय चेस्ट ट्यूब। अब जब कहीं कहीं एयर भरी होगी और जब हम उसको दबाएंगे तो जैसे क्रेपिटस साउंड है वो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा कि जब हम ट्यूब इंसर्शन साइट के अराउंड देखेंगे, सबक्यूटेनियस स्पेस में उसको दबा के देखेंगे, अस्कल्टेट करके देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे, तो क्रेपिटस साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। अस्कल्टेट फॉर ब्रेथ साउंड फॉर क्रैकल्स एंड ब्रोंकाई, ये पल्मोनरी एडिमा में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होगा। बैरल शेप्ड चेस्ट जो है सीओपीडी की लेट कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। कंपेयर द लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन विद द लेंथ ऑफ एक्सपिरेशन, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लंग कैपेसिटीज देखने के लिए हम करते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, when assessing the function of 3 chamber closed chest drainage system, the nurse identify the water in the underwater seal is not fluctuating. What initial action should the nurse take? अभी मुझे सारे बच्चे अगर ईमानदारी से देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में होल्ड करके इसका आंसर बताइए पहले, कि अभी मैंने क्योंकि समझा दिया है आपको, तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप इसका आंसर बताइएगा कि क्यों ऐसा होता है कि अंडर वाटर सील ड्रेनेज की ट्यूब नहीं फ्लक्चुएट कर रही है, तो क्या एक्शन लेना है। ऑप्शन ए, टेक द क्लाइंट्स वाइटल साइन, बी, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सी, टर्न द क्लाइंट टू अनअफेक्टेड साइड, एंड डी, चेक द ट्यूब टू एंश्योर दैट इट इज नॉट किंक्ड। हम यहाँ डी करते हैं कि किंक नहीं होनी चाहिए, कहीं मुड़ी तुड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया कि सबसे पहले नर्सिंग एक्शन रहता है असेसमेंट, तो असेसमेंट में वो किंकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑक्लूजन वगैरह चेक करना है। उसके बाद हमें अगर वो नहीं है और फिर भी ट्यूब नहीं वर्क कर रही है तब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, और उसके बाद हम पेशेंट को जो है अनअफेक्टेड साइड नहीं टर्न करते हैं। अनअफेक्टेड साइड अगर हमने टर्न किया तो मीडियास्टिनल शिफ्ट हो सकती है कि वो जो नॉर्मल लंग है उसकी भी एक्सपेंशन को हम रोक रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आफ्टर अ लैरिंजेक्टमी द क्लाइंट इज कंसर्न्ड अबाउट इंप्रूविंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, विच टॉपिक शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। मैंने आपको बताया था टीचिंग प्लान लैरिंजेक्टमी के वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या सिखाते हैं, कम्युनिकेशन के अदर मीन सिखाते हैं, और जो
कौन सा टॉपिक इंक्लूड करना है? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज तो जनरली डेफ एंड डम्ब में यूज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इसोफेजियल स्पीच एंड कंप्यूटर जनरेटेड स्पीच। यहाँ हम पेशेंट को इसोफेजियल स्पीच सिखाते हैं। मैंने बताया था आपको कि ज्यादा एयर एनगल्फ करके उस एयर से हम इसोफेजियल की मसल्स को वाइब्रेट करना सिखाते हैं पेशेंट को, जिससे कि वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज अ लैरिंजेक्टमी, द अवॉइडेंस ऑफ विच एक्टिविटी indicated by the clients, identify the client, indicate that the nurse teaching about activity in stoma is understood. एक पेशेंट है जिसको लैरिंजेक्टमी है, लैरिंजेक्टमी के बाद यहाँ पे स्टोमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है पेशेंट को जो वो नहीं करना चाहिए? वाटर स्पोर्ट्स, स्ट्रेनस, स्लीपिंग विद पिल्लोज एंड हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो है पेशेंट को वाटर एक्टिविटी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि स्टोमा से पानी अंदर घुसने के कारण पूरा लंग्स में जा सकता है, पेशेंट ड्राउन कर सकता है, डूब सकता है। तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लैरिंजेक्टमी के बाद नहीं करने को बोलते हैं। ह्यूमिड एनवायरनमेंट के लिए तो बोलते हैं क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट से जो सिक्रीशंस है वो मॉइस्ट रहती हैं। स्लीपिंग विद पिलोज भी बोलते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी कर सकता है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है पेशेंट नहीं करेगा। ए। Next, a client is admitted for an exacerbation of emphysema. The client has fever, chills, difficulty breathing on exertion. What is the priority nursing action based on the client's history? एक पेशेंट है जिसको एम्फाइसीमा का अटैक है, एक्यूट अटैक है, पेशेंट को जो है फीवर है, चिल्स है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग है, तो कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा? चेक फॉर कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल जनरली किसके लिए होता है? पेरिफेरल सर्कुलेशन के लिए होता है, तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा ऑप्शन। एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, सेक्शन सिक्रीशन अवे फ्रॉम द एयरवे एंड एडमिनिस्टर अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम जनरली सक्शनिंग करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। जब पेशेंट को ऑलरेडी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो वो और हाइपोक्सिया कॉज करेगा, तो ये भी नहीं होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमें सीओपीडी में बिग नो, ठीक है। कल बताया था मैंने परसों कि सीओपीडी में हम हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देके हाइपोक्सिक स्टिमुलस को बिल्कुल ही मार देंगे और पेशेंट को और डिटेरियोरेट कर रहे हैं, तो ये नहीं देते हैं। एनकरेज करना है फ्लूइड इनटेक, क्योंकि फीवर में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, जिससे फ्लूइड इनटेक प्रिवेंट करेगा। प्लस जो है जो सिक्रीशंस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो उन सिक्रीशंस को लिक्विफाई करेगा और उनको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा, तो बी राइट आंसर होगा। Next, a nurse is caring for a client whose history include various health problems. These problems are scarlet fever, otitis media, bacterial endocarditis, rheumatic fever, glomerulonephritis. What common linking this disease should consider? अब अगर आपने ये डिजीज पढ़ी होंगी तो इनका सबका ओरिजिन कहाँ से होता है? गले से होता है। पहले गले में इन्फेक्शन होता है जो कि किससे? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर इससे इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज कर सकता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है फर्दर वो अगर हार्ट में पहुंच रहा है तो एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है, स्कारलेट फीवर कॉज कर सकता है। तो ये सारी चीज का ओरिजिन कहाँ से है? क्या कॉमन लिंकिंग फैक्टर है? सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन कॉज बाय स्पिरिला, स्पिरिला से जो है ये इन्फेक्शन नहीं होते हैं। कैन बी कंट्रोल्ड बाय चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कंट्रोलेबल डिजीज ये नहीं है। are caused by parasite that normally live outside the body? No. Result from streptococci infection that enter via the upper artery. यही है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हुआ है उससे ये रिजल्ट होता है। डी। Next, a client is admitted to intensive care unit with acute pulmonary edema. Which rapidly acting intravenous diuretic should the nurse anticipate will be prescribed? एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है तो उसको रिड्यूस करना है, सोडियम पोटेशियम जो है उसको एक्सक्रीट करना होगा बॉडी से, जिसकी वजह से ताकि जो एडिमा है वो कम हो सके। तो कौन सा है? लेसिक्स यूज करते हैं जो कि लूप ऑफ हेनले किडनी का जो स्ट्रक्चर है उस पर एक्ट करता है और सोडियम और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है, तो ए रहेगा आंसर इस केस में, फ्यूरोसेमाइड। Next, a client with emphysema experienced sudden shortness of breath and diagnosed with spontaneous pneumothorax. The client asked, how could this have happened? What likely cause of spontaneous pneumothorax should the nurse response take into the consideration? मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जब एल्वियोलाई से एयर बाहर निकल जाती है तो जैसे छोटे छोटे
क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, इस तरीके से एयर ब्लैप बन जाते हैं और वो एयर ब्लैप फूट के क्या करेंगे, लंग्स में पूरा एयर भर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, सी रहेगा कि रप्चर ऑफ प्लूरल सब प्लूरल ब्लैप जो बन गए थे एम्फाइसीमा की वजह से, उनके रप्चर होने से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, a spontaneous pneumothorax is suspected in a client with history of emphysema. In addition to calling the healthcare provider, what action should the nurse take? अब पेशेंट है जिसको एकदम से न्यूमोथोरैक्स हो गया है, न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी, और इस पेशेंट की हिस्ट्री देखो, एम्फाइसीमा है, इसको क्या है, सीओपीडी है मतलब, तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी को मैनेज भी करना है, लेकिन ऑक्सीजन भी ज़्यादा नहीं देनी है क्योंकि सीओपीडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डी ऑप्शन रहेगा कि हमें 2 लीटर देना है, ताकि हम एनोक्सिया, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है बिल्कुल, उसको प्रिवेंट कर सके और उसके हाइपोक्सिक स्टिमुलेट को जगा सके। अनअफेक्टेड साइड पे करने से जो अनअफेक्टेड लंग है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी दब जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। 60% वेंचुरी मास्क से देंगे, पेशेंट ऊपर पहुंच जाएगा, वो भी नहीं करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ कोई सीन ही नहीं है न्यूमोथोरैक्स में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग एन इंडिविजुअल विद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। न्यूमोथोरैक्स हुआ है पेशेंट को, स्पॉन्टेनियस का न्यूमोथोरैक्स का मतलब है एकदम से न्यूमोथोरैक्स हो गया है, तो क्या क्या होगा इसमें से, हिमेटोमेसिस, ब्लड में न्यूमोथोरैक्स में हिमेटोमेसिस नहीं होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, यस, यूनिलेटरल चेस्ट पेन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि लंग जो है वो कंप्रेस हो गया है, जहां वहां पे जो नर्व एंडिंग है वो दब गई है, जिसकी वजह से पेन होगा। इंक्रीज थोरेसिक मोशन नहीं होगा। मीडियस्टिनल शिफ्ट जो है वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स में होता है। ठीक है, जहां पे पूरी एयर लंग से बाहर निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं होता। अदरवाइज जो है इंजरी वगैरह वाले केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो बी एंड सी आर द राइट आंसर। नेक्स्ट, a nurse is teaching breathing exercise to the client with emphysema. What is the reason the nurse should include in the teaching as to why these exercises are necessary to promote effective use of diaphragm? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहे हैं पेशेंट को जिसको एम्फाइसीमा है, तो क्यों ये एक्सरसाइज जरूरी है? ऑप्शन ए, द रेजिडुअल कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि पूरा एक्सपायर करने के बाद, पूरा जो है कंप्लीट एक्सपायर करने के बाद लंग में कितना वॉल्यूम बच गया है। अब जब एम्फाइसीमा है तो उस केस में जो है एक्सपीरेशन पे फर्क पड़ता है, कंप्लीटली पेशेंट एक्सपायर नहीं कर पाता, तो जो लंग में एयर की वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकाल पा रहा है, तो एक्सपीरेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। दो बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इंस्पिरेशन हैज बीन मार्कली प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफिकल्ट। इंस्पिरेशन नहीं है, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग्ड होता है। द क्लाइंट हैज इंक्रीज्ड इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी लंग्स की डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज एन इफेक्टिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड इज स्पॉन्टेनियसली इनिशिएटेड। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, ये कंपनसेट नहीं करता, सपोर्ट करता है, उस चीज को हेल्प करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रायोरिटी गोल फॉर अ पेशेंट विद अस्थमा हु इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल? अस्थमा है, ठीक है, नैरोइंग हो गई है जो एयरवेज हैं, तो अभी अस्थमा में क्या कौन सा साउंड प्रेजेंट होता है? व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट होता है। नैरोइंग की वजह से जो सीटी जैसी बजती है वो तरीके का साउंड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है? प्रायोरिटी गोल, प्रायोरिटी की पूछी गई है। इज एबल टू ऑब्टेन पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग, डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ मीटर डोज इनहेलर, C, know the healthcare providers office hour, and can identify the foods that may cause wheezing। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी पूछी गई है, तो यहाँ पे जब एक्सर्बेशन अटैक्स होते हैं, एकदम से एक्यूट एस्थमेटिक अटैक होते हैं, तो पंप लेना पड़ता है, तो उस पंप का प्रॉपर यूज आना चाहिए, तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग हम सिखा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी एक्शन इज मीटर डोज इनहेलर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑफिस आवर्स जानना जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी में भी कोई भी डील कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। देन कैन आइडेंटिफाई द फूड्स। हर अस्थमा एलर्जिक नहीं होता, कई नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होते हैं, तो फूड एलर्जी जो है वो सारे अस्थमा के लिए प्रॉपर जवाब नहीं है, तो बी राइट आंसर होगा। Next, a client with long history of asthma is scheduled for surgery. What information should be included in pre-operative teaching? एक पेशेंट है जिसको अस्थमा की हिस्ट्री है, उसको सर्जरी होनी है, तो कौन सी चीज प्री ऑपरेटिव टीचिंग में बतानी है? ऑप्शन है, देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
Relaxation technique limit the severity of asthmatic attack. Coughing forcefully must be avoided because it increases the intrathoracic pressure. Local anesthesia is preferred because it has fewer side effects. अब ऐसे अस्थमा वाला पेशेंट है, अस्थमा वाले पेशेंट में क्या होता है कि जो सिक्रीशंस हैं वो उनको रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो जम जाती हैं, नैरो कर लेती हैं और सिक्रीशंस बहुत ही अच्छा मीडियम होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जब वो सिक्रीशंस है पेशेंट के गले में तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो क्या होगा, बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन पेशेंट्स में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। रिलैक्सेशन टेक्निक से जो है लिमिट नहीं होते सीवियरिटी अस्थमा की, अस्थमा के अटैक आने हैं तो आने ही हैं, वो रिलैक्सेशन टेक्निक उसको नहीं रोक लेगी। कफिंग फोर्सफुली बताते हैं कफ करने के लिए ताकि सिक्रीशंस को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि सारा खेल जो है यहाँ सिक्रीशंस ही खेल रही हैं। सिक्रीशंस होंगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया इज प्रिफर्ड, यहाँ ये सर्जन की कॉल होगी कि लोकल देना कैसा देना है, टाइप ऑफ सर्जरी क्या है, तो ये चीज़ अस्थमा में कोई हेल्प नहीं करेगी। ए राइट आंसर होगा। Next, a client with asthma is being taught how to use a peak flow meter to monitor how well the asthma is being controlled. What should the nurse instruct the patient to do? Option A, perform the procedure once in the morning and once at night. B, move the trunk to an upward position and then exhale while bending over. Inhale completely and then blow as hard as possible through the mouthpiece. And D, place the mouthpiece between the lips and in front of the teeth. यहाँ पे पेशेंट को हम जो है पीक फ्लो मीटर में यही बोलते हैं कि पहले इनहेल करना है अच्छे से और फिर ब्लो आउट करना है, एकदम से दूर से फूंक मार देनी है माउथ पीस के थ्रू, ठीक है। ये पीक फ्लो मीटर वही मॉनिटर करता है, इसी तरीके से फंक्शन करता है। ये चीज़ तो फ्लो ऑफ एयर ही रोक देगी, ठीक है। और वंस इन द मॉर्निंग एक ही बार दिन में बोलते हैं करने के लिए, या फिर जब अटैक एकदम से अस्थमैटिक अटैक हो रहा है उस टाइम पे हम बोल देते हैं मूव द ट्रंक टू एन अपराइट पोजिशन देन एक्सेल एंड बेंडिंग ओवर करने के लिए नहीं बोलते हैं हम, पेशेंट को जनरली सिटिंग पोजीशन में ये करने को बोलते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ क्लाइंट सफर्स कंप्लीट pneumothorax, there is danger of mediastinal shift. If a such shift occurs, what potential effect is the cause of concern? मीडियास्टिनल शिफ्ट का कंप्लीट न्यूमोथोरेक्स का मतलब है टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब हो जाता है ना, जब यहाँ पे जो प्लूरल है इसमें एयर भर जाती है और उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो ये एयर भरेगी तो लंग को क्या करेगी, पूरा दबा देगी। और जो यहाँ पे जो मीडियास्टिनम बीच का पार्ट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट होने लग जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो वो हार्ट पे क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे और सबसे पहले जो है वो हार्ट का क्या है, राइट एट्रियम की तरफ बैंड होते हैं, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं राइट हार्ट की फिलिंग को और उस तरीके से कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देते हैं। पेरिकार्डियम तक ये, पेरिकार्डियम का रप्चर ये नहीं करते हैं। सब प्लूरल लाइनिंग का इन्फेक्शन ये नहीं है, ये है एयर का ज़्यादा भर जाना और सारे स्ट्रक्चर्स का उधर की तरफ मूव करना, जिसको हम बोल रहे हैं मीडियास्टिनल शिफ्ट। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अनअफेक्टेड लंग, अनअफेक्टेड लंग की तरफ ही तो ये सारा मूव कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द क्लाइंट हु वाज स्टैब्ड इन द चेस्ट एंड इज अटैच्ड टू क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट? एक पेशेंट है जिसको स्टैब किया गया है चेस्ट में, जो है चाकू मारा गया है और चेस्ट ट्यूब अभी लगाई गई है, तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी? Observe for fluid fluctuation in water seal chamber, obtain prescription for morphine, apply a thoracic binder to prevent excessive tension, clamp the tubing securely to prevent a rapid decline in pressure. Never ever to be clamped, ठीक है। ये चेस्ट ट्यूब कभी भी क्लैम्प नहीं करनी है, तो क्लैम्प का ऑप्शन तो हर जगह आप हटा ही दीजिए। थोरेसिक बाइंडर भी नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि दबा देंगे तो वो एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगा, जो कि हमारा पर्पस था, ठीक है। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन पहले भी मैंने पढ़ाया है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। वैसे ही रेस्पिरेशन में पंगा हो रहा है, ऊपर से और डिप्रेस नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फ्लूइड का फ्लक्चुएशन, टाइडलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हमें मॉनिटर करना है प्रॉपर फंक्शनिंग जानने के लिए। ए, अ क्लाइंट हैज चेस्ट ट्यूब अटैच्ड टू द ड्रेनेज सिस्टम, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर द पेशेंट? क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब, क्लैम्प नहीं करना कभी भी।
Palpate the surrounding area for crepitus. Change the dressing daily using aseptic technique. Daily नहीं या generally twice a day, thrice a day और as per the need जो है इसको हम करने को बोलते हैं. Empty नहीं करना ड्रेनेज सिस्टम. तो यहाँ पे पाल्पेट करना क्रेपिटस के लिए, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, जो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ क्रेपिटस साउंड तो नहीं हो गई, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा तो नहीं हो गया है, बी. A nurse is caring for variety of client, for which client it is most essential to measure the pulmonary embolism. Pulmonary embolism किस में ज़्यादा होगा? Pulmonary embolism किस में ज़्यादा होता है? सबसे बड़ी बात क्या है? इमोबाइल. जहाँ पे इमोबाइल वाली कंडीशन आ गई, लंबे समय तक पड़ा रहने वाली कंडीशन आ गई, वहाँ पे pulmonary embolism होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. 59-year-old who had a knee replacement, 60-year-old who had a bacterial pneumonia, 8-year-old who has emergency dental surgery, 76-year-old who has thrombocytopenia. इस किसी को इमोबाइल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसकी नी रिप्लेसमेंट हुई होगी उसे बेड रेस्ट बोला जाता है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क पे है क्योंकि वो इमोबाइल है. तो ए राइट आंसर होगा. Next, a nurse is caring for a group of client on a medical surgical unit which client has the highest risk for developing pulmonary embolism. ठीक है, वही पेशेंट फिर जो इमोबाइल होगा. ओबीज क्लाइंट विद लेग ट्रॉमा, प्रेग्नेंट क्लाइंट विद एक्यूट अस्थमा, क्लाइंट विद डायबिटीज हु हैड कोलेसिस्टाइटिस, क्लाइंट विद निमोनिया हु इज इम्यूनोडेफिशिएंट. तो यहाँ पे जिसको लेग ट्रॉमा होगा प्लस उसमें दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ओबेसिटी हो गया है, तो ये डबल रिस्क पे हो गया है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के. ए. A graduate nurse reminds a client who had a laryngoscopy not to take anything by mouth. एक पेशेंट है, लैरेंजोस्कोपी क्या है, लैरिंग्स में स्कोप डाल के जो है विजुअलाइज करते हैं, या फिर जनरली कोई टुकड़ा अगर लेना होता है ना, बायोप्सी करनी होती है, उस केस में हम लैरेंजोस्कोपी करते हैं, ये देखने के लिए कैंसरस कंडीशन है या क्या है. तो यहाँ पे पेशेंट को बोला है लैरेंजोस्कोपी के लिए कि कुछ मुंह से नहीं लेना है. व्हाट कंक्लूजन शुड बी मेड अबाउट दिस इंटरवेंशन बाय अ नर्स प्रेसिपिटेटर हु इज इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेजुएट नर्स. तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या पर्पज है, सिंपली क्वेश्चन में ये बोला गया है. ऑप्शन है अप्रोप्रिएट बिकॉज सच क्लाइंट्स यूजुअली एक्सपीरियंस पेनफुल स्वेलोइंग. पेनफुल स्वेलोइंग तो होती है, लेकिन उसके लिए हम एनपीओ रहने के लिए नथिंग बाय माउथ के लिए नहीं सलाह देते हैं. दूसरा अप्रोप्रिएट बिकॉज अर्ली ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आफ्टर सच अ प्रोसीजर मे कॉज एस्पिरेशन. यस, कभी भी कोई स्कोपी वाला कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो हम क्यों उसको बोलते हैं कि कुछ अभी मुंह से नहीं लेना है, ताकि एस्पिरेशन के चांसेस को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि पेशेंट अभी क्या होता है, एनेस्थीसिया इफेक्ट में होता है और वो एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सलाह देते हैं. इनएप्रोप्रिएट तो ये नहीं है किसी भी सेंस में, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे. नेक्स्ट, अ क्लाइंट हैज अ ब्रोंकोस्कोपी इन एम्बुलेटरी सर्जरी यूनिट. व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक टू प्रिवेंट लैरेंजियल एडिमा. ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो लैरेंजियल एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है. ऑप्शन ए प्लेस आइस चिप्स इन द क्लाइंट्स माउथ, बी ऑफर लिबरल फ्लूइड टू द क्लाइंट, सी कीप द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजिशन, एंड डी टेल द क्लाइंट टू सक ऑन मेडिकेटेड लोजेंसिस. यहाँ पे पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, ताकि जो है लैरेंजियल एडिमा ना हो और जो है लैरिंग्स पे ज़्यादा असर ना पड़े, तो यहाँ सेमी फाउलर पोजीशन रहती है. आइस चिप्स को जो है हम एनपीओ वाली कंडीशन में जनरली दे देते हैं आइस चिप्स सक करने के लिए. फ्लूइड तो इनमें नहीं देंगे क्योंकि अभी ब्रोंकोस्कोपी हुई है तो एस्पिरेट के चांसेस होते हैं, और जो लोजेंसिस है वो भी एप्लीकेटेड नहीं होते हैं. तो सी राइट आंसर रहेगा. After a bronchoscopy because of suspected cancer of lung, a client developed pleural effusion. What should the nurse conclude is the most likely cause of this disease? एक पेशेंट है जिसको ब्रोंकोस्कोपी किया गया है, अब जिसको सस्पेक्टेड था कैंसर ऑफ लंग, प्लूरल एफ्यूजन हो गया है, तो क्या चीज होगी. प्लूरल एफ्यूजन हो गया मतलब कि कुछ चीज जो है वो बाहर फ्लूइड बाहर प्लूरल स्पेस में आ गया है. ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो कैंसरस लेजन्स हो सकते हैं कि जो रप्चर हो गए होंगे और वो फ्लूइड जो है बाहर आके एफ्यूजन क्रिएट कर दिया होगा. तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा कि एक्सटेंशन ऑफ कैंसरस लेशंस की वो स्कोप लगने से वो रप्चर हो गए हैं, जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन कॉज हुआ है. A client who is admitted for minor surgery has a chest radiograph as a part of pre-surgical physical checklist. The nurse is notified that the radiograph reveals pulmonary TB. What evidence of TB is provided by the
रेडियोग्राफ कि एक्सरे में ऐसा टीबी का क्या चीज देखने को मिलती है। सेंसिटाइज डी सेल्स, प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, कैविटीज कॉज्ड बाय कैजिएशन, माइक्रोस्कोपिक प्राइमरी इन्फेक्शन। सेंसिटाइज टी सेल्स जो हैं वो एक्सरे में नहीं देखने को मिलेंगे, वो जनरली ब्लड रिपोर्ट्स में जो है वो देखने को मिलेंगे पेरिफेरल टेस्ट में। एसिड फास्ट बेसिलाई भी जो है स्पूटम टेस्ट में देखने को मिलता है। कैविटीज, यस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो कैविटीज क्रिएट कर देता है, तो वो एक्सरे में जो है वाइटिश कैविटी देखने को मिलेंगी जो कि सराउंड होती हैं, जिनको हम क्या भी बोलते हैं, गोल ट्यूबरकल बोलते हैं। ये एक्सरे में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सी राइट आंसर। Next, a nurse assesses a newly admitted client with diagnosis of pulmonary TB. Which clinical findings support this diagnosis? Select all that apply. पल्मोनरी टीबी हुई है तो क्या इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है? फटीग, पॉलीफेजिया, हीमोटाइसिस, नाइट स्वेट एंड ब्लैक टंग। फटीग होता है इन पेशेंट्स में, ठीक है, और पॉलीफेजिया नहीं होता कि ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा नहीं होता। हीमोटाइसिस होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ लंग सरफेस। नाइट स्वेट्स भी जो है इन पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। ब्लैक टंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पल्मोनरी टीबी। ए, सी एंड डी आर द राइट आंसर। A client who is taking rifampin tell the nurse my urine looks orange. What action should the nurse take? रिफैम्पिन के साथ हमें हमेशा पेशेंट को बताना है कि उसका यूरिन जो है ऑरेंज कलर का, रेडिश कलर का दिख सकता है और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ नहीं करना है। तो ये क्या बोलेंगे कि एक्सप्लेन दैट इट इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। लिवर एंजाइम स्ट्रेन, ये हम किडनी स्टोन में बोलते हैं। ठीक है, आस्क व्हाट फूड वर ईटन, फूड का ये इफेक्ट नहीं है, ड्रग का इफेक्ट है। लिवर एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल ड्रग का इफेक्ट है। ए, what must the nurse determine before discontinuing airborne precaution for a client with pulmonary TB? पल्मोनरी टीबी कैसा है? फैलने वाली डिजीज है, एयरबोर्न है, हवा से फैलता है। तो इन पेशेंट्स को हम जनरली आइसोलेटेड रखते हैं। कब तक हमें आइसोलेटेड रखना है, कब तक हमें एयरबोर्न प्रिकॉशन लेनी है और कब उनको डिसकंटिन्यू करना है? जनरली हम इन पेशेंट्स का क्या करके देखते हैं? स्पूटम टेस्ट करके देखते हैं। जब स्पूटम टेस्ट में AFP एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं आता, तब हम उसको बोलते हैं कि अब ये पेशेंट दूसरे को नहीं फैला सकता है। ये जनरली जो है 1 मंथ लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं पेशेंट को ऐसा होने के लिए। तो उतने टाइम के लिए हमें उनको आइसोलेटेड रखना होता है। तो ये सी राइट आंसर होगा। टेम्परेचर नॉर्मल पे रिटर्न करना, ये इस चीज को इंडिकेट नहीं करता कि वो फैला नहीं सकता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव, ट्यूबरकुलिन टेस्ट तो जो है वो बहुत लंबे समय तक भी पॉजिटिव आएगा, इवन आफ्टर हील होने के बाद भी पॉजिटिव आता है। क्लाइंट नो लॉन्गर इज इन्फेक्टेड, हम क्या बता सकते हैं कि वो नहीं इन्फेक्टेड है? जब हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट होगा AFB एसिड फास्ट बेसिलाई। Next, what intervention should the nurse anticipate will be ordered for a client who has a leak of thoracic duct following radical neck surgery? Select all that apply. Radical neck surgery मतलब नेक का कुछ पार्ट हम रिमूव कर देते हैं। जनरली कैंसरस वाली कंडीशन में ऐसा किया जाता है। तो लीक हो रहा है थोरेसिक डक्ट का, ये कौन सी चीज इंडिकेट करेगी? बेड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, चेस्ट ट्यूब टू ड्रेन फ्लूइड। हाँ, जिसको लीक हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे? बेड रेस्ट करेंगे, क्योंकि जो है ज्यादा मूवमेंट से और ज्यादा क्या होगा? लीकिंग होगा। चेस्ट ट्यूब टू ड्रेन फ्लूइड, यस, चेस्ट ट्यूब भी डालेंगे क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के लिए उसको ड्रेन करना है। देन हाई फैट डाइट टू प्रोवाइड कैलोरी, कैलोरी से हाई फैट डाइट से कैलोरी नहीं आती, हाई कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी आती हैं। रेक्टल ट्यूब का यहाँ कोई काम ही नहीं है। TPN टू बूस्ट इम्यून डिफेंस, TPN देंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे ताकि डिफेंस सिस्टम बूस्ट हो। A client has laryngectomy and radical neck dissection for cancer of larynx. 2 tubes from the area of insertion are connected to portable wound drainage. Inspection reveal कर रहा है moderate edema, तो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स असेस करेगी? अगर यहाँ पे नेक के यहाँ पे एडिमा आ रहा है तो हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाए कि जो है ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है, तो जिसका साइन क्या होगा? रेस्टलेसनेस साइन होगा। तो उसके लिए हमें असेस करना है, ये चीज को ध्यान में रखते हुए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैज टोटल लैरिंजेक्टमी? जिसकी टोटल लैरिंजेक्टमी हुई है तो उसके लिए हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू विस्पर, रिमूविंग द आउटर ट्रैकेओस्टमी ट्यूब, प्लेस द क्लाइंट इन ऑर्थोपेनिक पोजीशन,
एंड डी सक्शन द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। लैरिंजेक्टमी के बाद हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन में नहीं रखेंगे, अदरवाइज वो और दब जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। विस्पर करने के लिए नहीं बोलते हैं, अल्टरनेटिव मेथड्स पेशेंट को हम बताते हैं। विस्परिंग इज नॉट अ मेथड। रिमूव द आउटर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, आउटर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रिमूव नहीं होती है, वो फिक्स होती है। सक्शनिंग करेंगे क्योंकि सिक्रीशंस को रिमूव करना है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे क्लियरेंस जो है इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहती है इन पेशेंट्स। नेक्स्ट, विच नर्सिंग एक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हेन सक्शनिंग द सिक्रीशन ऑफ अ क्लाइंट विद ट्रैकियोस्टोमी। अगर हमें ट्रैकियोस्टोमी या किसी से भी सक्शन करना है तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हाइपोक्सिया नहीं होना चाहिए। तो यूज अ स्टेराइल न्यू कैथेटर। न्यू कैथेटर हाइपोक्सिया नहीं प्रिवेंट करेगा। इनिशिएट सक्शन एज द कैथेटर इज बीइंग विड्रॉन। अभी हमने पहले भी देखा था, दूसरी लैंग्वेज से क्वेश्चन था कि जब हम सक्शनिंग को खींचने लगते हैं कैथेटर को, तब हमें सक्शन अप्लाई करना है। इंसर्ट द कैथेटर until the cuff reflex is stimulated. No. Remove the inner cannula before inserting the suction catheter. जरूरत नहीं होती है जनरली, तो यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो। आज दूसरी क्लास हमारी रेस्पिरेटरी के ओवर हो गई है, तो अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके पिछला सिस्टम देख सकते हैं, और अभी वाले सिस्टम के साथ हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, फैमिली को एक्सटेंड करने में हेल्प कीजिए इस तरीके से। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।